हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हम सॉल्व कर रहे हैं हमारे सोशोलॉजी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें कि एक सीरीज चल रही है जिसका ये नेक्स्ट वीडियो है। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, किसने अपनी पुस्तक द स्ट्रक्चर, यहाँ पर होगा द स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन में कहा कि श्रम विभाजन सामाजिक विचारों के इतिहास में एक मील का पत्थर है। देखिए, वैसे तो श्रम विभाजन की बात हो रही है तो आपके दिमाग में कई सारे नाम आएंगे, लेकिन ये बुक ध्यान रखिएगा, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन। चलिए अब ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है टैलकट पार्सन्स, इमाइल दरखाइम, कार्ल मार्क्स और मैकाइवर। इंग्लिश में आप कोटेशन देखना चाहें तो देख सकते हैं। द डिवीजन ऑफ लेबर इज ए माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ सोशल थॉट्स। ये किसने कहा था? तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा टैलकट पार्सन्स की ये बुक है और उसी में इन्होंने ये कोट दिया था। वैसे तो श्रम विभाजन की बात कौन करता है? दुर्खीम वगैरह करते हैं, और एडम स्मिथ ने भी कहीं कहीं पे इसका यूज़ किया है। सामाजिक उसमें तो दुर्खीम ने ही किया है, लेकिन ये बुक के नाम से आपको सीधा सीधा गेस करना है कि यहाँ पर कौन होगा, जो है पार्सन्स होंगे, इनकी बुक है। तो ये कोटेशन इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकता है ये। अगला प्रश्न है, ओपन एंडेड सवाल है। इसमें से ओपन एंडेड जो क्वेश्चन होते हैं वो कौन सा है? जो प्रतिवादी को किसी भी वक्त साक्षात्कार समाप्त करने की अनुमति देते हैं, जो प्रतिवादी को चुनने के लिए संभावित उत्तर का एक सेट प्रस्तुत करते हैं, जो प्रतिवादी को चुनने के लिए संभावित उत्तर का एक सेट प्रस्तुत नहीं करते हैं, और अगला है जो पिछले 24 घंटों में कुछ भी हुआ है उसे याद करते हैं और प्रतिक्रिया देते हैं। तो इंग्लिश में आप एक बार देख सकते हैं, दैट अलाउ द रिस्पोंडेंट। प्रतिवादी का मतलब होता है रिस्पोंडेंट, कि रिस्पोंडेंट को किसी भी टाइम पे इंटरव्यू एंड करने का देते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं, ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट है, दैट प्रेजेंट द रिस्पोंडेंट विद सेट ऑफ पॉसिबल आंसर्स टू चूज फ्रॉम। ये तो एकदम से नहीं होगा, क्योंकि अगर हम रिस्पोंडेंट को या प्रतिवादी को चुनने का, यानी दो ऑप्शन हमने पहले से दे दिए, जैसे हमने पूछा कि दहेज प्रथा अच्छी है या बुरी है, और दो ऑप्शन दे दिए हैं कि अच्छी है या बुरी है, तो यहाँ पर वो इधर अच्छी बोलेगा या तो बुरी बोलेगा। तो ये तो फिर क्लोज एंडेड हो गया कि हमने उसको उसके विचार रखने का मौका नहीं दिया। तीसरा है, दैट डू नॉट प्रेजेंट द रिस्पोंडेंट विथ ए सेट ऑफ पॉसिबल आंसर्स टू चूज फ्रॉम। और लास्ट है, दैट रिकॉल एंड रिस्पॉन्ड एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड इन लास्ट 24 आवर। तो जो कि पॉसिबल आंसर को चूज करने का उनको सेट प्रस्तुत नहीं करता है। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन कौन सा होगा? जो कि संभावित उत्तर प्रस्तुत नहीं करते हैं, यानी कि उत्तरदाता को जो यहाँ पे अपने विचार प्रकट करने का अवसर मिलता है। तो ये हो जाएगा ओपन एंडेड क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके नेट, यूपीएचएससी और पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इनको जो भी नए कोटेशन वगैरह मिलते चले उनको नोट करते चलिए, बाकी के अच्छे से सॉल्व करके समझते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक गैर संभाव्यता नमूना विधि नहीं है? निर्णय नमूना, यादृच्छिक नमूना, कोटा नमूना या फिर स्नोबॉल नमूना। नमूना यानी कि सैम्पलिंग। तो इसमें से कौन सा जो है वो कि संभाव्यता सैम्पलिंग यानी कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का पार्ट नहीं है, इज नॉट ए नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड, यानी कि इनमें से बाकी सारे हैं नॉन प्रोबेबिलिटी, एक कौन सा है जो कि नॉन प्रोबेबिलिटी का नहीं है? तो जजमेंटल सैम्पलिंग ये होता है, और इसके बाद है कोटा सैम्पलिंग, ये भी होता है, और नेक्स्ट है स्नोबॉल सैम्पलिंग, ये भी आपका नॉन प्रोबेबिलिटी में ही आता है। सैम्पलिंग अगर आपको नहीं समझ आ रही तो सैम्पलिंग पे मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, इसका लिंक मैं इस वीडियो के आई बटन पे अभी आपको दे दूंगी, तो वहाँ से आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, तो आपके वहाँ से सैम्पलिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे कि सैम्पलिंग के प्रकार और उनको समझने में। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर हो जाएगा, अब तक आपने गेस कर लिया होगा, यादृच्छिक नमूना, या फिर इसको बोलते हैं रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, रैंडम सैम्पलिंग के दो पार्ट होते हैं, सिंपल रैंडम एंड सिस्टमेटिक। तो यहाँ पर रैंडम सैम्पलिंग या बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदू जजमानी व्यवस्था पुस्तक के लेखक कौन है?
विलियम एफ आगबर्न, विलियम एच वाइजर, विलियम डेविस, विलियम बी कैमरन। हिंदू जजमानी सिस्टम, ये आसान सा प्रश्न है और इसका जो उत्तर है जजमानी व्यवस्था का किसने अध्ययन किया था और हिंदू जजमानी व्यवस्था पुस्तक भी दोनों एक ही हैं। भारत में इन्होंने किया था विलियम एच वाइजर। अब यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन है, जो भी लोग वीडियो ध्यान से देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देंगे। विलियम वाइजर ने कहाँ का अध्ययन किया था? विलियम एच वाइजर ने जजमानी व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए कहाँ का अध्ययन किया था? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं। हु रोट द बुक ये रिपीट हो जाएगा। लाहिड़ी बाई का संबंध किससे है? मिलेट, पेंटिंग, पारंपरिक चिकित्सा या फिर टैटू। लाहिड़ी बाई ये किससे एसोसिएटेड हैं? तो देखिए लाहिड़ी बाई जो है इनका संबंध है मिलेट्स के साथ में। किससे संबंधित है? मिलेट्स के साथ में। बहुत ज़्यादा फेमस नाम है और इन्होंने मिलेट्स आप आई होप आप जानते होंगे, जैसे रागी का फ्लोर है इस तरीके के, तो ये मिलेट्स के क्षेत्र में इन्होंने लाहिड़ी बाई का संबंध मिलेट्स से। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रमाप अथवा प्रमाणिक विचलन विधि का प्रतिपादन कार्ल पियर्सन ने किस वर्ष किया था? प्रमाप अथवा प्रमाणिक विचलन विधि 1891, 1892, 1893 या फिर 1894। स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड जो कार्ल पियर्सन ने दिया था ये किस ईयर में दिया है, ये आपको बताना है। तो किस ईयर में दिया है? तो स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड जो कार्ल पियर्सन ने दिया है वो दिया है 1893 में। अगला प्रश्न देखते हैं। रथियास किस जनजाति की उपजाति है? रथियास किस ट्राइब की सब ट्राइब है? कौन कौन सी ट्राइब हैं? गोंड, भील, सहरिया और कोरकू। तो रथियास किस ट्राइब की सब ट्राइब है? तो रथियास जो है ये आपके भील की सब ट्राइब जो है ये मानी जाती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो आपका है ये सही हो जाएगा, भील। अगला प्रश्न देखते हैं। लघु समुदाय मानवता के समस्त इतिहास में मनुष्य जीवन का संघर्ष प्रबल स्वरूप है। लघु समुदाय की यह परिभाषा किसने दी है? तो लघु समुदाय को परिभाषित करते हुए इसको मनुष्य जीवन का सबसे प्रबल संघर्ष का स्वरूप किसने बताया है? रॉबर्ट रेडफील्ड, मैक्किम मेरियट, बी.आर. चौहान, मजूमदार। इंग्लिश में आप चाहें तो देख सकते हैं। द स्मॉल कम्युनिटी हैज़ बीन द वेरी predominant struggling form of human living throughout the history of mankind. Who has given this definition? तो ये जो परिभाषा है ये किसकी है? आसान सा प्रश्न है। लघु समुदाय या लिटिल कम्युनिटी का जो टर्म है वो संबंधित है रॉबर्ट रेडफील्ड से और ये परिभाषा भी है इन्हीं की। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संरचना को प्रमुख समूहों और संस्थाओं का समूह मानता है जो समाज का निर्माण करते हैं? इनमें से कौन है जो कि सामाजिक संरचना को मानता है कि समूह और संस्थाओं का ऐसे मिलकर के बने हैं और उससे समाज का निर्माण होता है? ऑप्शन देखते हैं। जिन्सबर्ग हैं, स्पेंसर हैं, कॉम्टे हैं और C.W. मिल्स हैं। तो इनमें से कौन है जो कि सोशल स्ट्रक्चर को कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रिंसिपल ग्रुप्स एंड इंस्टीट्यूशन विच कॉन्स्टिट्यूट सोसाइटी। तो ये वाली जो परिभाषा है ये पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सामाजिक संरचना को समूह और संस्थाओं का समूह ये कौन मानता है? ये मानते हैं आपके जिन्सबर्ग। यहाँ पर ऑप्शन ए जिन्सबर्ग समूह और क्या है संस्थाओं का समूह संरचना को मानते हैं जिन्सबर्ग। ए ऑप्शन सही है। यहाँ पर पीजीटी में इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं तो डेफिनेशंस को आप बिल्कुल बहुत अच्छे से याद करिएगा। योगेंद्र सिंह के अनुसार नृजातीय समूह संस्कृति और सामाजिक संरचना में विभिन्न आयामों के क्षेत्र, संस्कृति और समरूपता प्रदर्शित करता है। तो इन्होंने योगेंद्र सिंह ने एक डेफिनेशन दी थी एथनिक ग्रुप की यानी नृजातीय समूह की,
जिसमें उन्होंने बताया था कि संस्कृति और सामाजिक संरचना में विभिन्न आयामों के क्षेत्र हैं। जिसमें एक तो उन्होंने संस्कृति बताई थी और 2 और कुछ चीज़ें बताई थी, तो कौन-कौन सी चीज़ें हैं वो आपको बतानी है। ऑप्शन है धर्म तथा मूल्यों, भाषा तथा रिवाज, परंपरा तथा धार्मिक संस्कार या फिर लोकगीत तथा भाषा। तो ये योगेंद्र सिंह से देखिए, इधर जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो योगेंद्र सिंह से रिलेटेड अगर कोई भी डेफिनेशन आपको मिलती है तो उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा कहीं पे। एथनिक ग्रुप इम्प्लाइज होमोजेनिटी ऑफ कल्चर एंड सोशल स्ट्रक्चर ऑन द डिफरेंट डायमेंशन ऑफ टेरिटरी। कल्चर के अलावा और क्या 2 चीज़ें हैं जो कि इन्होंने बताई थी, तो कल्चर के अलावा इन्होंने बात करी थी लैंग्वेज एंड कस्टम की। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है यानी भाषा और रीति रिवाज, भाषा और रीति रिवाज की बात इन्होंने की है। यहाँ पर बी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने बताया कि यहाँ पर 20वीं सदी होगा, 20वीं, किसने बताया कि 20वीं सदी की 20वीं नहीं सॉरी 21वीं होगा, किसने बताया कि 21वीं सदी की दूसरी तिमाही में अमीर और उच्च संस्तरण के लोग मनपसंद दूल्हे को प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक धन दहेज के रूप में देते थे। तो ये किसने बताया है कि 21वीं सदी के तिमाही में अमीर और जो हायरार्की में उच्च परिस्थिति पे हैं वो लोग मनपसंद दूल्हे को प्राप्त करने के लिए दहेज ज़्यादा दे रहे हैं। ये कथन किससे संबंधित है? एस.सी. दुबे, जी.एस. घुरिये, देखिए टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे जी.एस. घुरिये है। उसके बाद डी.पी. मुखर्जी, एम.एन. श्रीनिवास। इंग्लिश में आप चाहें तो डेफिनेशन देख सकते हैं। द रिचर एंड हायर स्ट्रेटा ऑफ पीपल इन द सेकेंड क्वार्टर ऑफ 20th century पेड ह्यूज स्लम बाई वे ऑफ डावरी टू ऑब्टेन डिजायरेबल ग्रूम। तो ये जो परिभाषा है ये किसकी है? तो ये परिभाषा है आपके एम.एन. श्रीनिवास की, कि वे लोग जो कि उच्च संस्तरण वाले हैं और मनपसंद दूल्हा प्राप्त करने के लिए वो लोग क्या कर रहे हैं, अधिक धन दहेज के रूप में दे रहे हैं 20वीं सदी में। यहाँ पर एम.एन. श्रीनिवास। अगला प्रश्न है, द अनटचेबल्स हु वेयर दे एंड वाई दे बिकम अनटचेबल्स पुस्तक के लेखक कौन है? जिन्ना तो बिल्कुल नहीं है, नेहरू बिल्कुल भी नहीं है, गांधी एंड अंबेडकर। अनटचेबल्स हु वेयर दे, आसान सा प्रश्न है, अंबेडकर यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम कब लागू हुआ था? भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम कब लागू हुआ था? देखिए इस तरीके के प्रश्न आए ना तो ये देख लीजिएगा कब बना और कब लागू हुआ, क्या पूछ रहा है प्रश्न में। तो यहाँ पे पूछ रहा है कब लागू हुआ था, 1947 में, 1952 में, 1955 में या फिर 1988 में। एंटी करप्शन एक्ट ये कब आया था? तो ये आपका आया है 1988 में। तो यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। एंटी करप्शन बिल जो है आपका कब आया है? 1988 में। अगला प्रश्न देखते हैं, लुई डीमो के ग्राम समुदाय के विश्लेषण के अनुसार उनकी प्राथमिक विशेषता क्या थी? तो लुई डीमो ने जो ग्रामीण समुदाय का विश्लेषण किया था उसमें उन्होंने प्राइमरली किन 2 चीज़ों पर फोकस किया था, यानी किन को केंद्र में रख के अपना पूरा अध्ययन किया था। ऑप्शन देखते हैं, जाति और नातेदारी, प्रवसन और पारंपरिक चरित्र का परिवर्तन, अर्थव्यवस्था और राजनीति, भूमि स्वामित्व और जीवन स्तर। तो लुईस ड्यूमो ने किस पे अपना अध्ययन किया था विलेज कम्युनिटी में? तो उन्होंने प्राइमरली कास्ट एंड किनशिप यानी कि जाति और नातेदारी, लुई ड्यूमो ने जाति और नातेदारी पर अपना ध्यान केंद्रित किया था अपने ग्रामीण समुदाय के विश्लेषण में। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद शब्दावली का निर्माण सबसे पहले किसने किया? प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाली शब्दावली यानी कि सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म का जो टर्म है वो पूछ रहा है कि किसने दिया था? मर्टन, दुर्खीम, ब्लूमर और कॉम्टे। टर्म सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म किसने दिया था?
तो ये भी आसान सा प्रश्न है, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं है, ब्लूमर पे हम सीधा टिक मार देंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर कभी भी आपसे पूछता है कि सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म यानी कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के जनक कौन है, तो जनक आप हमेशा लगाएंगे मीड को। और अगर पूछता है कि शब्द किसने दिया था, टर्म किसने दी थी, तो वहाँ पर आप यूज़ करेंगे ब्लूमर को, ठीक है। तो ये बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, पीजीटी में इस तरीके के क्वेश्चंस काफ़ी पूछता है। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षा को पुरानी पीढ़ी द्वारा उन लोगों पर की जाने वाली कार्रवाई के रूप में जो अभी तक सामाजिक जीवन के लिए तैयार नहीं है, कौन परिभाषित करता है? मूरे, दुखीम, स्पेंसर या फिर रॉस? Who define education as the action exercised by the older generations on those who are not yet ready for social life? ये जो परिभाषा है ये किसकी है? ये परिभाषा कई बार नेट में पूछी गई है। पुरानी पीढ़ी द्वारा उन लोगों पर की जाने वाली कार्रवाई जो अभी तक सामाजिक जीवन के लिए तैयार नहीं है। और इसका आंसर आई होप आप लोग ने गेस कर लिया होगा। सही आंसर है यहाँ पर दुर्खिम। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है, दुर्खिम ने ये परिभाषा दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने नृजातीय समूहों को मुख्य 6 भागों में बांटा जिससे भारतीय जनसंख्या संबंधित है? निग्रिटो, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड, मंगोलाइड, मेडिटेरेनियन और द्रविडियन और वेस्टर्न बेचेसेफेल्स नॉर्डिक्स। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके ए देसाई, डीपी मुखर्जी, इरावती कर्वे या फिर बीएस गुहा। एथनिक ग्रुप्स 6 टाइप के, द निग्रिटो, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड, मंगोलाइड, मेडिटेरेनियन और वेस्टर्न ब्रैचेसफेल्स एंड द नॉर्डिक्स। तो ये 6 टाइप किसने बताए थे? तो ये बताए हैं आपके बीएस गुहा ने। डी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न, प्रत्येक संरचनात्मक इकाई प्रकार्यात्मक भूमिका निभाने वाली इकाई होती है, ये किसने कहा था? प्रत्येक संरचनात्मक इकाई प्रकार्यात्मक भूमिका निभाने वाली इकाई होती है। ऑप्शन देखते हैं, मार्क्स एकदम नहीं होंगे, परेटो बिल्कुल नहीं होंगे, ऑप्शन 2 आपके बचते हैं कोजर और ब्राउन। तो कोजर ने ऐसी कोई परिभाषा नहीं दी है और इकाई की बात हो रही है संरचनात्मक प्रकार्यात्मक में। यहाँ पर संरचना की बात और इकाई की बात कौन करता है? ब्राउन करते हैं। डी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी शोध तकनीकी ग्राफिकल या संख्यात्मक डेटा के प्रतिनिधित्व पर आधारित है? गुणात्मक, मात्रात्मक, मिश्रित या फिर निरवंशीय? तो इनमें से कौन सी रिसर्च टेक्निक है जो कि बेस्ड है डाटा के ग्राफिकल और न्यूमेरिकल? तो जहाँ पर नंबर की बात हो रही है, ग्राफिक्स की बात हो रही है और नंबर की बात हो रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, मिक्स्ड या फिर एथनोग्राफिक? तो उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? क्वांटिटेटिव, यानी कि मात्रात्मक। क्वांटिटी की बात हो रही है, संख्या की बात हो रही है, तो हम उसको बोलेंगे मात्रात्मक। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है, एसडी लक्ष्यों को प्राप्त करने का वर्ष क्या है? 2025, 2030, 2027, 2029। एसडीजी लक्ष्य जो गोल्स हैं, एसडीजी गोल्स हैं, उनको प्राप्त करने का वर्ष क्या है? तो ये भी आसान सा है, 2030 है इसका लक्ष्य को प्राप्त करने का वर्ष। तो ये थे आज के क्वेश्चंस और आज के वीडियो का क्वेश्चन है, विलियम वाइजर ने किस गांव का कहाँ का अध्ययन किया था? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।